मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद सीएम में यूएसए पार्ट 1 सेक्शन डी यूनिट नंबर 3 ओवरहेड्स का बेटे आज मुझे लगता है लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। मुझे एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट बताना विच इज गिवन टू यू इन हॉक, ब्लेम एंड वाइले एंड बेकर एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पैकेज। अगर आप देखें तो बेटे आज जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो अभी तक मैंने लास्ट 13 लेक्चर्स में बताया वो एक तरफ और आज का लेक्चर एक तरफ, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। और आज के इस लेक्चर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने जा रहा हूं, इफ आई डू एज पर मॉडर्न मेथड ऑफ ओवरहेड्स। बेटे आज आपका अटेंटिव बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ा ही प्यार से बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूं एंड आई वांट टू डिलीवर विद फुल एनर्जी। बेटे लेक्चर 14 इतिहास रच देंगे, लॉजिक समझाकर, कंसेप्ट बताकर। बेटे मैंने ओवरहेड्स के लिए आज 14th लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूं। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने बाकी हैं, रैप अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। आप बस रजिस्टर ओपन रखें आज। और आज के इस लेक्चर में आपका मुझे 100% अटेंशन चाहिए। मैंने लिखा ABC। एक बच्चा कहता है A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। बेटे बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन ABC का मतलब दूसरा भी तो हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आज के इस लेक्चर में आई हैव टू टेल यू अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आइए दोस्त, लेक्चर नंबर 14 की शुरुआत करें। लेक्चर 14 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आप बेटे सब अपने रजिस्टर ओपन करें और मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जो लास्ट 13 लेक्चर्स में मैंने इतनी मेहनत की। आपको मैंने बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फिर मैंने आपको बताया एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, सब अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, उसके मेथड्स, एब्जॉर्प्शन, फिर अंडर अब्जॉर्प्शन, फिर उसकी ट्रीटमेंट। लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपको लगेगा बेटा वो पहले 13 लेक्चर्स तो बेकार के थे, बिकॉज दैट वॉज ट्रेडिशनल टेक्निक। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी जनरली एब्जॉर्ब, एलोकेट, अपोर्शन द कॉस्ट। बस आज मुझे यही बताना है आपको। आज तक मैंने क्या किया, जब भी आपको एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना था तो हम क्या करते थे, एलोकेट करते थे, अपोर्शन करते थे, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे लीवाइस जीन्स के एग्जांपल में मैंने एक बार जीन्स एक डिपार्टमेंट लिया, टी शर्ट डिपार्टमेंट लिया, और मैं जीन्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइड करता था और उसके बाद टी शर्ट डिपार्टमेंट में टी शर्ट के नंबर ऑफ टी शर्ट से डिवाइड कर देता था। इट मीन्स मैं एक ही बेस कैलकुलेट करता था, एक ही बेस। बट आप लॉजिकली मुझे एक चीज बताइए दोस्त, क्या ये जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, क्या इन सब का एक ही बेस होना चाहिए? एक बच्चे को समझ ही नहीं आया मैंने क्या कहा, एक ही बेस। मैंने कहा आप क्या करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते थे आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, एंड देन यू एब्जॉर्ब दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, बट अपोर्शनमेंट जब आप करते थे तो आप या तो रेसिप्रोकल मेथड लगाते थे, या डायरेक्ट मेथड लगाते थे, या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। बेटे लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जो भी कुछ कर रहे थे वो ट्रेडिशनल था, गुजरा हुआ जमाना था। याद आ रहा है मुझको वो गुजरा हुआ जमाना, वो ठंडी हवा के झोंके। यार स्कूल के बातें याद आती हैं। लेकिन लाइफ में क्या विडंबना है, जब आप कॉलेज में होते हो तो स्कूल याद आता है, जब स्कूल में होते हो तो लगता है कॉलेज में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉलेज में होते हैं तो उसके बाद ये याद आता है जॉब करेंगे तो अच्छा लगेगा। इट मीन्स आप कभी 100% उस जीवन में जीते ही नहीं हो, बस फ्यूचर की बातें सोचते हो। नहीं यार, यू हैव टू बी 100% इन योर प्रेजेंट टेंस। शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सब रजिस्टर ओपन कर लें। बेटे आज के लेक्चर में मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं इमोशनल हो जाऊंगा, बिकॉज आज एक लास्ट लेक्चर है यार ओवरहेड्स का, और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको देनी है, आपकी झोली में डालनी है। रजिस्टर ओपन करो ना, कमर सीधी करके बैठो ना, बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ोगे। बेटे लेट के पढ़ना पाप है। आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें
और मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक दो बातें लिख लें जिससे कि कुछ सेटअप हो जाए, और फिर मैं धीरे धीरे आगे चलूंगा, कहानी किस्मत की आगे लेके चलेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो आज तक आपने किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, बेटे अब तो आपको एलोकेशन, अब तो आपको अपॉर्शनमेंट, अब तो आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब तो आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब तो आपको रीअपॉर्शनमेंट, अब तो आपको एब्जॉर्प्शन, इन सभी के मीनिंग्स क्लियर होंगे। मैंने आपके लिए 13 लेक्चर्स डिवोट किया है, तो 14 लेक्चर है यार। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कैन बी एज पर 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1 जो आज तक किया, बेटे जो हमने 13 लेक्चर्स में किया, जो अभी तक किया, उसका नाम है ट्रेडिशनल। आज से जो करेंगे, आज जो बताऊंगा बेटे, उसका नाम है मॉडर्न। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। It means I can absorb the overheads either on the basis of traditional, the method which I did up to last 13 lecture, that was traditional method. हम एक ही रेट निकालते थे इकलौता, या तो हम बेस डिवाइड करते थे लेबर आवर्स से, और भी डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट, और भी डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, और 90% मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए उसमें मैंने अज्यूम किया कि मैं फिजिकल यूनिट के बेसिस पे एब्जॉर्ब करूंगा। तो मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए, जीन्स का, टी शर्ट्स का, नेरोलेक का, आई हैव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इट मींस आप एक ही बेस लेते थे और उसी से गधे, घोड़े, जो भी खर्चे हैं आप उसी से एब्जॉर्ब कर देते थे बेटे। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कई बार आपकी जो कॉस्ट की एक ही बेस से कैलकुलेशन होगी वो गलत हो सकती है। आपको लगेगा कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बट एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके बांटने का तरीका ही गलत है। आप जो ओवरहेड्स आज तक इनडायरेक्ट बांट रहे हो या जो एब्जॉर्ब कर रहे हो बेटे, वो अलग है, वो गलत है। बिकॉज उसके बेसिस में आपका प्रॉफिट, आपकी मेक वर्सेस बाय, आपकी बाकी डिसीजंस बदल सकती हैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मुझे यही तो बताना है। आप लिखो ना, फर्स्ट पॉइंट सब बच्चे लिख रहे हैं बेटे, सब लिख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कैन बी एज पर 2 मेथड्स। 2 तरीकों से कर सकते हैं जी। एक तरीका यस तरीका बेटे, आज तक आपने यही तरीका अपनाया। क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपने न्यूमरेटर में खर्चा लिखा, हाँ, वी हैव रिटन दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट और द फैक्ट्री ओवरहेड्स, द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने टोटल कर दिया, और उस टोटल को टोटल बेस से डिवाइड कर दिया। या तो वो बेस लेबर आवर्स हो सकता था, या मशीन आवर हो सकता था, या यूनिट्स हो सकते थे, या मटेरियल कॉस्ट हो सकता था, या मटेरियल क्वांटिटी हो सकता था। आज तक हमने यही किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कैलकुलेटेड अंडर आवर ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। बट माय डियर फ्रेंड, दैट मेथड वाज नॉट गुड मेथड। किया हमने क्योंकि हमें ऐसा ही पता था, लेकिन कहते हैं धीरे धीरे धर्मस्य ग्लानि भवता यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भारता। जब जब धर्म की हानि हुई, भगवान ने जन्म लिया। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, द मेथड विच वी वर फॉलोइंग फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एज पर द सिंगल बेस, we are calculating numerator, the total of numerator, the total of overheads, the total of खर्चा divided by the one base, one खर्चा, total खर्चा upon one base। गलत है बेटे। हम आज से नया मेथड फॉलो करेंगे, उसका नाम है मॉडर्न मेथड, और उसको हम आज से बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी की बातें करेंगे, अभी बताऊंगा बेटे। और इसका मतलब आपका, बिकॉज एक कंपनी में अलग अलग तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। हमने आज तक उन सभी एक्टिविटीज को इकट्ठा माना, एक ही वेटेज दी और बराबर में खर्चे डिवाइड कर दिए। नहीं बेटे, आज से ऐसा नहीं होगा। It means I can have a different base for a different type of indirect cost, and I should apportion it on the basis of that. I should absorb on the basis of that. That is an accurate way. आप ये बताओ, घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा ऑरेंज बार खा रहा है और दूसरा बच्चा चौक बार खा रहा है। चौक बार आती है 20 रुपए की, ऑरेंज बार आती है 5-10 रुपए की। तो अब आप क्या कहेंगे कि बराबर खर्चा होना चाहिए? नहीं यार, अगर कोई कसाटा खा रहा है,
अगर 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 कोई स्लाइस खा रहा है इट मीन्स वो ज़्यादा महंगी है। ठीक है, दोनों ने आइसक्रीम खाई, लेकिन सवाल ये आता है कि जिस बच्चे ने ऑरेंज बार खाई 10 रुपए की, 5 रुपए की, और एक बच्चे ने कसाटा खाई, अभी तक हम कह रहे थे दोनों ने आइसक्रीम खाई, 60 रुपए ऐड कर दो, 50 रुपए की कसाटा, 10 रुपए की ऑरेंज बार, 60 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो बच्चों ने खाई, 30 रुपए यहां पे आने चाहिए, 30 रुपए हमने इसके लिए खर्च किए। गलत है। जिस बच्चे ने ऑरेंज बार खाई आप 30 रुपए कैसे डाल सकते हैं उसके ऊपर, अब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं? इट मीन्स नाउ यू हैव टू सी द एक्टिविटी, कि आपने कौन सी एक्टिविटी किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इनकर की, और उसमें कितना खर्चा हुआ, और उसके बेसिस में आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए। मेरे दोस्त आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे पानी एक तरफ दूध एक तरफ बिल्कुल खुलासा करके आपके सामने चर्चा करूंगा। पहले बताऊंगा और धीरे धीरे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आज तक बड़े सारे ये वाले कॉलम्स बनाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, एट द टाइम ऑफ लीवाइस जीन्स के जब मैंने एग्जांपल्स किए। फिर मैंने आपको कहा कि हम पहले एलोकेट कर देंगे, फिर हम अपोर्शन कर देंगे, और फिर हम इसकी कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेबिट करके, अपोर्शन करके, रीअपोर्शनमेंट करके, एज पर डिफरेंट मेथड्स वी विल डू एब्जॉर्प्शन। ऐसे ही करते थे यार। बट आज मैं आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर आ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज तक आप जो कर रहे थे, आप एक्टिविटीज को ध्यान नहीं देते थे, आप कॉस्ट ड्राइवर्स को ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हर चीज की अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है। कुछ एक्टिविटी क्या पता प्रोडक्ट ए में ज्यादा महंगी होती हो, और कुछ एक्टिविटीज प्रोडक्ट बी, टी शर्ट में कम होती हो। बट आज तक हमने क्या किया, बराबर वेटेज दिया, कॉमन किया, टोटल किया, और टोटल ड्राइवर से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ बेसिस से डिवाइड कर दिया। ऐसे नहीं बेटे मैं आज से दुनिया बदल दूंगा, मैं इतिहास बदल दूंगा, और मैं बताऊंगा कि वाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेटे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम नो डाउट वैसे ही बनाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2। हम एलोकेशन करेंगे, हम अपोर्शनमेंट भी करेंगे, हम री अपोर्शनमेंट भी करेंगे, लेकिन इसके बाद जब हम एब्जॉर्ब करने लगेंगे तो बेटे एब्जॉर्प्शन में हम एक बेसिस से नहीं कैलकुलेट करेंगे। अप टू दिस पॉइंट हमने एक ही बेस लिया था, हमने सारी एक्टिविटीज को कॉमन, एक ही बना दिया, कॉमन बना दिया। नहीं यार, हम देखेंगे कि जीन्स को बनाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी लगी, और उस एक्टिविटी में नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितने थे, कॉस्ट ड्राइवर्स कितने थे, और उसकी कॉस्ट कितनी है। एक बच्चा कहता क्या मतलब आपका? बेटे जैसे मान लेते हैं जीन्स को बनाने के लिए हमारे को पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एकदम थोड़ी पढ़ना शुरू कर देते हो, पहले आप बैठते हो, पहले आप अपना टेबल साफ करते हो, फिर आप अपना माइंड थोड़ा सा स्टेबल करते हो, अपना मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट या म्यूट कर देते हो, आप फिर सोचते हो कि मैंने क्या टाइम टेबल बनाया था। इसका मतलब 15 से 20 मिनट तो आपको पढ़ने से पहले सेटअप करना पड़ता है, माइंड को सेट करना पड़ता है। क्या लगता है सुबह सुबह वर्कर्स आते होंगे फैक्ट्री में, मशीन चलाते होंगे और प्रोडक्शन शुरू हो जाती होगी? नहीं, पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, धूप बत्ती करनी पड़ती है, पावर चलानी पड़ती है, थोड़े से यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। कुछ यूनिट्स के बाद जाकर उस मशीन की फ्लो आती है। फिर आप 500 यूनिट बनाओ, 5000 बनाओ, 50,000 बनाओ, इट हार्डली मैटर्स। द पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू से यू दैट देयर आर सो मेनी कॉस्ट व्हिच डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. So in activity based costing, I should put importance on those activities and I should absorb on the basis of those activities. बेटे ओवरहेड्स को बांटने के दो तरीके हैं, आज के बाद आपको ध्यान रखना है। एक तो वो जो 13 लेक्चर्स तक की है ट्रेडिशनल, और एक आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम अलग अलग कॉस्ट को उसकी एक्टिविटी से रिलेट करेंगे और उसी के बेसिस में फिर हम अपोर्शन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो हम ये कहेंगे इट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो देखिए बेटे मैंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन, पहले एब्जॉर्प्शन जो मैंने खर्चा आया मैंने क्या किया, अभी उसको प्रोडक्ट में नहीं डाला,
अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखें तो मैंने सीधा का सीधा इस खर्चे को प्रोडक्ट में डाल दिया, जीन्स में या टी शर्ट्स में। बट अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देखें, ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं, अगर आप एक्टिविटी बेस में देखें तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बेटे एक्टिविटीज में डाल रहे हैं और फिर एक्टिविटीज को प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं। इट मींस वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द एक्टिविटीज कि भाई उसको बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटी लगी और उसमें खर्चा कितना कितना आया, कितना टाइम लगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक मटेरियल आता है, अब आप उस मटेरियल को, मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स लिए हैं, उसमें आ रहे हैं, हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आप चलिए जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के सभी पहले मेरी स्टोरी को सुन लीजिए। वैसे तो मेरी स्टोरी चल रही है बेटा, वैसे तो मेरी स्टोरी चली रही है, लेकिन स्टिल मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूं कि मैंने अभी तक आपको जो भी कुछ बताया वो एक ही बेसिस की बात की। हम अभी तक जो भी अब्जॉर्ब करते थे एक सिंगल बेस पे करते थे, हम टोटल खर्चा कर देते थे, उसको न्यूमरेटर में लिख देते थे और उसको भाग करते थे एक सिंगल बेस से और एक ही अब्जॉर्प्शन रेट आता था, उसी के बेसिस में सबको चार्ज कर देते थे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ वो तरीका गलत हो सकता है, बिकॉज अ लॉस मेकिंग यूनिट कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल यूनिट और अ प्रॉफिटेबल यूनिट कैन बी अ लॉस मेकिंग यूनिट एंड यूर डिसीजंस विल नॉट बी गुड। प्रूव करूंगा बेटे, मैं प्रूव करूंगा आपको। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम अलग तरह का मेथड फॉलो करेंगे और उसका नाम है मॉडर्न मेथड। इस मॉडर्न मेथड में हम अलग अलग बेस लेंगे, अलग अलग कॉस्ट का, सेपरेट सेपरेट इनडायरेक्ट कॉस्ट का अलग अलग बेस लेंगे और उस बेस से उसको भाग करेंगे और उसके बेसिस में उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इट मींस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आई कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस, but if I say traditional costing I will have a single base. I think अभी तक तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। मेरी कहानी, एक बच्चा कहता है जी लिखनी है, बेटे मैं अब 10 बार तो बोलूंगा नहीं। फॉर डिफरेंट टाइप्स जस्ट हैव अ लुक, सेपरेट रीजनेबल बेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। हर इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम एक सेपरेट बेस ले रहे हैं। जैसे यही तो बात बतानी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैं एग्जांपल दूंगा और आपको खुद लगेगा कि मेरी बात ठीक है। मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं मान लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया इंस्पेक्शन कॉस्ट। भाई आपके यूनिट्स में, आपकी कंपनी में जो प्रोडक्शन होती है उसमें जो फैब्रिक आता है या जो रॉ मटेरियल आता है उसकी पहले इंस्पेक्शन होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर डिफेक्टिव होगा तो जो आपने खर्चा किया है लेबर का, ओवरहेड्स का, वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिनिश गुड भी खराब बनेगी। भाई छोले भटूरे बनाने हो तो पहले जो मैदा है, मैदा ही खराब होगा तो भटूरा फूला फूला कैसे बनेगा। इसका मतलब आपने मैदे की इंस्पेक्शन अगर की होती और वो अगर खराब होता तो उसका भटूरा बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि घी भी खराब हुआ और उसको किसी ने खाया भी नहीं। और मान लो अगर कोई खा लेता है तो दोबारा से कस्टमर आएगा नहीं, वो कहेगा बेकार बनाया है। What I want to say you that there are the different types of indirect cost. Let it be an inspection cost. When I say inspection cost, it means आप raw material की भी इंस्पेक्शन करते हो, आप फिनिश गुड्स की भी इंस्पेक्शन करते हो और इसके लिए आपको एक टेक्निकल स्टाफ बुलाना पड़ता है, वो आपके सारे रॉ मटेरियल को यूनिट्स को इंस्पेक्ट करेगा। अच्छा, वो एक बार आएगा तो 5,000 रुपये लेगा, चाहे आप 50 यूनिट इंस्पेक्ट कराओ, चाहे 50,000 कराओ, पूरे दिन के 5,000 रुपये पर विजिट लेगा। इट इज इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं तो क्या ये टोटल खर्चा कॉमन बेस से डिवाइड होना चाहिए या सेपरेट होना चाहिए? क्योंकि इंस्पेक्शन आप जीन्स के लिए करते हो, मान ले रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इंस्पेक्शन फॉर टी शर्ट्स। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप जीन्स के लिए हो या टी शर्ट के लिए हो, टोटल खर्चा करते थे, टोटल भाग कर देते थे। बट द पॉइंट इज फ्रॉम टुडे this activity is not done for a particular unit, this activity is done for a particular this unit, product A, so it should be bifurcated, it should be apportioned, it should be absorbed on the basis of A activity, that how much activity has been done for inspection in case of product A. मान लेते हैं प्रोडक्ट बी के लिए भी हुई, लेकिन प्रोडक्ट ए में ज्यादा हुई, प्रोडक्ट बी में कम हुई, तो मैं आज से इंस्पेक्शन कॉस्ट का खर्चा एज्यूम कर रहा हूं। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, बट इंस्पेक्शन कॉस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताने की कोशिश की। मान लेते हैं मशीन सेटअप कॉस्ट, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया मशीन सेटअप कॉस्ट।
अब मशीन सेटअप का मतलब क्या होता है कि जब जब आप प्रोडक्शन शुरू करोगे आपको मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, जितनी बार सेटअप करोगे उतना कॉस्ट आएगा। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि जीन्स को सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, कितनी बार आपने मशीन को सेट किया, और टी शर्ट को सेटअप करने के लिए सेट कितनी बार किया, क्योंकि आपने जितनी बार जीन्स के लिए सेटअप किया वो जीन्स की कॉस्ट उसी हिसाब से आनी चाहिए, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ मशीन सेटअप, इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ जीन्स। जो गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि एक बार सेटअप किया तो फिर हजारों यूनिट बना लो, लेकिन एक बार सेटअप करने के लिए टूल लाना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है, पावर चलानी पड़ती है, क्लीन करना पड़ता है। जब एक बार तैयार हो जाए मामला फिर कुछ भी करें। इट मीन्स सेटअप कॉस्ट। जैसे मैंने बेटे बड़े प्यार से इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, आप पता नहीं लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। एक बच्चा कहता है चैप्टर कौन सा है, मैंने कहा बेटे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी को बेसिस रखते हैं और उसको देखते हैं कि ये एक्टिविटी किसके लिए इनकर की है और कितनी बार इनकर हुई है, और हम उसी कॉस्ट को उसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं। इट मीन्स वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बेस फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। तो मैंने ऊपर लिखा मशीन सेटअप कॉस्ट। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक बार जब मशीन को सेटअप करते हैं तो टूल की जरूरत पड़ती है, प्लास की जरूरत पड़ती है, हथौड़ी की जरूरत पड़ती है। मैं एज्यूम कर रहा हूं सर, कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट आपको माइंड में पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं कहता हूं हीटिंग करनी पड़ती है, उसकी गर्म होनी पड़ती है ना। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पहले माइंड को शांत करते हो, मेडिटेट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, मोबाइल ऑफ करते हो, आराम से बैठते हो, सोचते हो, आंखें बंद करते हो 2-3 मिनट, फिर आप उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हो। तभी तो कहते हैं कि आपकी जो सीटिंग है एक साथ लंबी होनी चाहिए। आप बार बार उठोगे तो आपकी बार बार सेटअप कॉस्ट लगेगी। मैं तो तभी कहता हूं बेटे आप अपनी हिप्स में फेविकॉल लगा लो और फेविकॉल लगाओ चेयर पे और बैठ जाओ, ताकि आपकी सीटिंग 3 से 4 घंटे की कम से कम हो। उठ ही ना पाओ, बिकॉज जितनी बार आप उठोगे उतनी बार सेटअप लगेगी। अब हाँ, एक बार बैठ गए तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें ज्यादा हो जाएंगे, एक बार ज्यादा आउटपुट ज्यादा आएगी। सिमिलरली मैं ये कहता हूं मशीन सेटअप कॉस्ट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, इट इज नॉट इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट, रादर इट इज इनकर्ड ऑन, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेटअप्स। और एक बार सेटअप हो गया तो कितने यूनिट्स बनाओगे वो डिपेंड करता है। इट मीन्स आपको मशीन सेटअप की कॉस्ट कॉमन बेस से भाग करके डिवाइड करके अब्सॉर्ब नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपने किस प्रोडक्ट में किस मशीन में कितनी बार सेटअप किया। तो मैंने वही बात लिखी कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो फिर क्या करते हो, फिर एक बार सेटअप हो जाए तो फिर बेटे 5 यूनिट बनाओ, 500 बनाओ, 5000 बनाओ, वो डिपेंड करता है। मैंने एक अलग से ग्राफिकल वे में देने की कोशिश की, दैट इन एक्स एक्सिस मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ सेटअप्स। एक्स एक्सिस में मैंने नंबर ऑफ सेटअप्स लिखे कि आप कितनी बार सेटअप करा रहे हो, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। अब मैं धीरे धीरे नंबर ऑफ सेटअप्स को बोलूंगा एक्टिविटीज, कि आप एक्टिविटी कितनी कर रहे हो, और मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी बार इस एक्टिविटी में आपने रिपीटिशन की, उसको बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर्स। सब देखेंगे बेटे, सब देखेंगे। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको A to Z सब कुछ बता दूंगा। आप साथ साथ लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा बेटा। लिखो लिखो। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बातों को कर रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप एक कॉमन बेस से डिवाइड नहीं करते, यू डिवाइडेड बाय अ सेपरेट रीजनेबल बेस फॉर ईच एक्टिविटी। And I am just giving you example of machine setup. That machine setup is a indirect cost. It is not dependent upon the number of units produced. Rather, it is dependent upon the number of setups, and it should be apportioned on the basis of the number of setups. That how many number of setups are required for producing jeans, and how much number of setups are required for producing T-shirts. It depends upon that. So we should very much, relate. We should very much absorb machine setup cost on that basis. मैं भी पूरी केस स्टडी करके दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा यार। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ इंस्पेक्शन का। अभी मैंने आपको इंस्पेक्शन की बातें बताई। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो रॉ मटेरियल खरीदते हो वो सस्ता है, लेकिन उस पर जो लेबर कॉस्ट लगती है, कन्वर्जन कॉस्ट लगती है, वो ज़्यादा है। अगर रॉ मटेरियल ही खराब होगा तो फिनिश गुड भी खराब होगा। तो आप 2 पॉइंट्स पे इंस्पेक्ट करते हो। एक तो रॉ मटेरियल पे इंस्पेक्ट करते हो कि भाई अगर रॉ मटेरियल खराब है तो उसको निकाल देते हो, और जब फिनिश गुड्स खराब है तो उसको भी निकाल देते हो। एंड इंस्पेक्टर एक टेक्निकल गाय है,
और वो एक बार आने के 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए लेता है। फिर आप जितनी मर्जी इंस्पेक्शन कराओ वो उसी में कर देता है। एक यूनिट इंस्पेक्ट कराओ, 10 कराओ, 100 कराओ, 1000 कराओ, 10,000 कराओ, 1,00,000 कराओ, इंस्पेक्शन कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। अब आपको ये चेक करना है आज तक आप क्या करते आए, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, आपने वो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चे में ऐड कर दी और भाग कर दी एक नंबर ऑफ कॉमन यूनिट से। मैं आज ये आपको कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट अ पर्टिकुलर, इट इज नॉट अ वे in which I should divide inspection cost, because supposingly you are getting inspected only for jeans or only for a product A, or you have more number of inspections in product number A as compared to B, so why B should also be given the burden of that inspection cost? भाई B को जितना उसने इंस्पेक्शन कराया उसके बेसिस पे बर्डन शिफ्ट करना चाहिए। A ने ज्यादा कराया तो ज्यादा होना चाहिए, B ने कम कराया तो कम होना चाहिए। आज मैं आपकी सोच को बड़ा कर रहा हूं, मैं मॉडर्न टेक्निक बताने जा रहा हूं, दैट दिस इज द मॉडर्न टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ विच आई विल अपोर्शन इट, आई विल कैलकुलेट इट, एंड द बेसिस दिस। आइए दोस्त, इंस्पेक्शन की बात करेंगे। रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स इंस्पेक्शन मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि रॉ मटेरियल की मान लेते हैं 10 रुपए की खर्चा आता है ना, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट तो बेटे 90 रुपए का है। अगर आपने इंस्पेक्ट नहीं कराया तो ये 90 रुपीज खराब हो जाएंगे। तो आप रॉ मटेरियल के पॉइंट पे और फिनिश गुड्स के पॉइंट पे इंस्पेक्ट कराते हो। और इंस्पेक्टर कौन है? एक टेक्निकल पर्सन है। मैंने आपको समझाने के लिए एक ग्राफ प्रिपेयर किया कि भाई एक्स एक्सिस में ले लेते हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटी का नाम क्या है? इंस्पेक्शन। इसमें कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, कितनी बार इंस्पेक्शंस कराई। और वाई एक्सिस में मैं ले रहा हूं इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार इंस्पेक्ट करा रहे हो। तो मैंने इसका 45 डिग्री का एंगल बना दिया बेटे। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट आर डायरेक्टली इंटररिलेटेड। सो द पॉइंट इज हाउ मेनी इंस्पेक्शंस आर फॉर डन फॉर प्रोडक्ट ए and how much inspection are for product B, how much are inspection for jeans, and how much are the product inspection for t-shirts. I will divide, I will apportion, I will absorb on that basis. This is activity based costing. एक एग्जांपल और देता हूं और आपको शायद दूध और पानी समझ आ जाएगा बेटे। हंस को दूध में पानी मिलाकर दो तो बेटा भगवान ने ऐसी कला दी है कि वो दूध पी जाता है, पानी वहीं रहता है। मैं तीसरा एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। एक बच्चा कहता है जी समझ आ गया। नहीं बेटे, मैं सेकेंडरी पैकिंग की हेल्प से भी आपको कुछ और बताऊंगा। बट आई वांट टू से यू, आपको पता है कॉलगेट की टूथपेस्ट आती है, अच्छा उसमें ट्यूब होती है। अच्छा आप ये बताओ, वो प्राइमरी पैकिंग है बेटे। जो ट्यूब में, प्लास्टिक की ट्यूब में पेस्ट आती है, आप बिना उस ट्यूब के तो पेस्ट बाय नहीं करोगे। मान लो आप किसी दुकान पे गए, उसने कहा जी वो ट्यूब टूट गई थी, उसकी पेस्ट मैंने निकाल दी, ये पेस्ट ले जाओ घर में, आप लेके नहीं जाओगे। बिकॉज दैट पेस्ट, दैट प्लास्टिक ट्यूब इज प्राइमरी पैकिंग। बट वो जो टूथपेस्ट होती हैं वो 100 के पैक में आती हैं। पूरा बड़ा सा कार्टून आता है 100 का पैक का। तो हिंदुस्तान लीवर क्या करता है, वो 100 कॉलगेट की टूथपेस्ट उस पैक में डालते हैं और पूरा कार्टून दे देते हैं। बेटे वो कार्टून सेकेंडरी पैकिंग है, आपको पहले पता होना चाहिए। प्राइमरी पैकिंग इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, सेकेंडरी पैकिंग इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय बेसिक इंट्रो लेक्चर, जो मैंने 17 लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड किए। मैं भूपेश आनंद आज अभी आपको सेकेंडरी पैकिंग की बात बता रहा हूं। सेकेंडरी पैकिंग इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट और वो डिपेंड करता है कि आपने कस्टमर के लिए डिलीवरीज कितनी की। कई बार आप 5 मोबाइल फोन का बॉक्स लेते हो, कई बार 50 का लेते हो, कई बार 500 बॉक्स कार्टून लेते हो 500 मोबाइल फोन्स को पैक करने के लिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर टू कस्टमर, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिलीवरीज, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो इट मे बी पॉसिबल कि जीन्स के लिए पैकिंग कुछ अलग डब्बों में होती है और टी शर्ट आप ऐसी दे देते हैं। अभी तक क्या करते आए, हमने सेकेंडरी पैकिंग को टोटल किया, टोटल भाग कर दिया, जीन्स और टी शर्ट जितनी बनाई। बेटे ये गलत है। हम ये आज से चेक करेंगे कि ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं सेकेंडरी पैकिंग की, जीन्स के लिए कितना खर्चा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉस्ट ड्राइवर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो बेटे आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लिखें प्राइमरी पैकिंग इज डायरेक्ट है बेटे।
मैं लेकिन आज आपको प्राइमरी की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैंने तो ऊपर भी लिखा सेकेंडरी, बिकॉज आई एम डूइंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट एवरी इनडायरेक्ट कॉस्ट has a different activity, and for performing that activity there are different types of cost drivers, so I should divide it by that cost driver, and on the basis of that I should allocate it, on the basis of that I should apportion it, on the basis of that I should absorb it. तो सेकेंडरी पैकिंग में मैंने कहा जी एक ये बड़ा बॉक्स है, ये 5 डब्बे देने, ये मोबाइल फोन अगर 500 देने तो ये बड़ा बॉक्स है। अब आप 5-5 करके दे रहे हैं, 500 करके दे रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द डिलीवरीज, दैट हाउ मेनी डिलीवरीज यू आर डूइंग। तो मैंने यही बात लिखी बेटे, डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डिलीवरीज। एक बच्चा बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ था, वो कहता पता नहीं क्या बोलता जा रहा है मास्टर। बेटे मैं चैप्टर करा रहा हूं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, मुझे और कुछ नहीं बताना, बस एक ही बात बतानी है आपको, माइंड में जो क्लियर करनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक आपने क्या किया, टोटल खर्चे को एक ही कॉमन बेस से डिवाइड किया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आई वांट टू से यू, आई वांट टू प्रूव विद द लॉजिक, विद द फैक्ट्स, दैट यू शुड नॉट डिवाइड टोटल खर्चे विद वन कॉमन बेस। यू शुड डिवाइड एवरी इनडायरेक्ट कॉस्ट एज अ डिफरेंट खर्चा, एंड यू शुड डिवाइड बाय दैट एक्टिविटी, दैट नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स यू डिड फॉर दैट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट शुड बी एलोकेटेड। बस यही कहना चाहता हूं यार, और कुछ भी तो नहीं। आइए एक छोटी सी केस स्टडी करके मैं सारी बातों को, हल्का सा भी डाउट अगर रह गया ना तो क्लियर हो जाएगा। बट सवाल ये आता है कि अगर आप लिखेंगे तो, बेटे आप कहीं जाते हैं, जैसे मैरिज में जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में पंजाबी फैमिलीज में जो लड़के वाले होते हैं ना, वो बेटे आराम से जाते हैं मैरिज में, उनको लगता है बहुत बड़ी जगह से आए हैं और आराम से जाके बैठ जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, नखरे करेंगे। मतलब आप आराम से पंजाबी मैरिज में देख सकते हो कि ये लड़के वाले हैं और ये लड़की वाले हैं। लड़की वाले बेचारे काम भी करते हैं, खाते भी बाद में, लड़के वाले खाते भी पहले और काम भी कुछ नहीं करते। अब आप लड़के वाले हो बेटा, आपको लग रहा है कि आप बस लेक्चर देखोगे और सब हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। आप बेवकूफ हो, लड़के वाले बेवकूफ हैं। आजकल जमाना नहीं है लड़के लड़की का, लड़के वाले लड़की वाले, कुछ नहीं, वो गया बीता हुआ जमाना। बेटे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जमाना आ गया है। आपको अलग अलग एक्टिविटी के बेस पे डिवाइड करना है, तो आपको लड़की वाले बनना है, मतलब काम करना है, मतलब केस स्टडी लिखनी है, कमर सीधी करके बैठना है, मोबाइल फोन को म्यूट रखना है, ज़्यादा चालाकी नहीं करनी, समझदार नहीं बनना, ईमानदार बनना है, लिखो केस स्टडी। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मान लेते हैं आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, एक बच्चा कहता मैं बन ही नहीं सकता, तथास्तु, ना बन भैया, जो तू सोचेगा वही होगा। कॉस्ट पर फॉर प्रोडक्ट ए आपको कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी, 2 प्रोडक्ट्स है जी। मैं रिपीट करता हूं जी, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है प्रोडक्ट ए की भी और प्रोडक्ट बी की भी। आपको नीचे दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट ए में लगा $X, X रुपीस, X पाउंड्स। डायरेक्ट लेबर लगी $Y, Y रुपीस, Y पाउंड्स। डायरेक्ट एक्सपेंस लगा $Z, Z रुपीस, Z पाउंड्स। मैंने जान के कोई फिगर नहीं लिया आपको समझाने के लिए। और प्रोडक्ट बी में सिंगल स्टार लगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डबल स्टार लगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एंड एक्सपेंसेस लगे ट्रिपल स्टार। ऐसे ले लिया मैंने, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है जी। डायरेक्ट कॉस्ट इतनी हुई, और वो कहता है जी हमने प्रोडक्ट ए के 15,000 यूनिट्स बनाए और प्रोडक्ट बी के 5,000 यूनिट्स बनाए। बेटे मैं अभी इसी केस स्टडी से इतना खुलासा कर दूंगा कि दैट हाउ यू डू इट विथ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड हाउ योर डिसीजंस कैन बी रॉन्ग, and how activity based costing is a better way, and how you can take a correct decision on the basis of activity based costing if you will be sincere for coming 5 minutes। बेटे 5 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बार बार पेपर में आ रहा है। एक बच्चे ने केस स्टडी नहीं लिखी, मैंने ऊपर तक ले गया, मैंने कहा लिख ले भाई, लास्ट मौका है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, XYZ, स्टार्स, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ए के लिए 15,000 बनाए, बी के लिए 5,000 बनाए। लेकिन आपने इसके बाद और भी खर्चा किया। एक होता है ना स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल क्या होता है, जहां सब स्विमिंग करने जाते हैं, पानी होता है ना, गार्ड होता है, लाइफ गार्ड होता है, आप वहां जाके स्विमिंग करते हो।
वहां पे सब कुछ आपको स्विमिंग से रिलेटेड ही मिलेगा। ऐसे ही एक होता है कॉस्ट पूल, जहां पर आपको कॉस्ट के हिसाब से ही सब कुछ मिलेगा, कॉस्ट से रिलेटेड ही सब कुछ मिलेगा। तो मैंने लिखा कॉस्ट पूल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटे जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी आप बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए आपके कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी खर्चे हुए, और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का जुमावड़ा, उसका पूल मैंने लिख दिया। क्या क्या लिखा बेटा? 3 तरह के खर्चे हुए जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किए। वन इज मशीन सेटअप, सेकंड इज इंस्पेक्शन, एंड थर्ड इज सेकेंडरी पैकिंग। आराम से, कुछ भी जल्दी है ही नहीं यार, कह रहा हूं ना। अगर आपने ये एग्जांपल कर लिया ना तो आप सब कुछ इजीली कर पाएंगे, लॉजिकली बातें समझ आ जाएंगी। मैंने आपको कहा ये डायरेक्ट कॉस्ट है, अच्छा कॉस्ट निकाल ली हो प्रोडक्ट ए की और बी की, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करते हैं। अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? विच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट यूनिट, तो वो तो हमें पता ही है, एक्स वाई जेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट कॉमन में इनकर होती है, उसका कॉस्ट पूल दिया है। 3 तरह की कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपने इनकर की है, एक इंस्पेक्शन, एक मशीन सेटअप, और तीसरा सेकेंडरी पैकिंग। 3 तरह की कॉस्ट है, और ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बना रहे हो। कुछ कॉस्ट ए के लिए हुई है, कुछ बी के लिए हुई है। जितनी ए की हुई है उसको ए के पल्ले में डालना चाहिए। अभी तक तो हम कॉमन करते थे। देखिए जी, मशीन सेटअप में आपने 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है जी, 1 लाख। और कितनी बार सेटअप किया? नंबर ऑफ सेटअप्स चेक करिए, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स ए के लिए 75 टाइम्स किया, और बी के लिए 1 साल में 25 सेटअप किए, हो सकता है। और 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा आ रहा है। अभी तक क्या करते थे हम? 1 लाख को 100 से भाग कर देते थे, या 1 लाख को नंबर ऑफ यूनिट से भाग करते थे। नंबर ऑफ सेटअप्स का ध्यान ही नहीं देते थे। बेटे ये नंबर ऑफ सेटअप्स है कॉस्ट ड्राइवर्स। ड्राइवर जैसे होता है ना बस का ड्राइवर, उसकी वजह से बस चलती है। तो आप जितनी बार सेटअप करोगे उतनी बार सेटअप कॉस्ट इनकर होगी। तो मैंने कहा नंबर ऑफ सेटअप्स को ड्राइवर्स कह दिया। एक्टिविटी क्या हुई? इंस्पेक्शन या सेटअप। Machine setting up is an activity, and to incur that activity we have to follow number of tasks, and for that we have to follow a setup, and number of setups are cost drivers. Easy है, मुश्किल नहीं है। तो मैंने यहां पर लिखा कि अगर 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ और 100 बार आपने सेटअप किया, तो एक बार सेटअप के कॉस्ट कितनी आई? $1000, 1000 रुपए, 1000 पाउंड। बेटे आने वाले 3-4 मिनट बड़े प्रीशियस है, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। अच्छा दूसरी कॉस्ट जो कॉस्ट पूल में दी हुई है वो इंस्पेक्शन है। मैंने अभी अभी बताया इंस्पेक्शन इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड इट डिपेंड्स अपॉन रॉ मटेरियल विच प्रोडक्ट यू आर डूइंग, हाउ मच इंस्पेक्शन कॉस्ट। सो लेट इट बी इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड लेट द कॉस्ट इज 50,000 रुपीज। मान लेते हैं 50,000 रुपए की 1 साल में इंस्पेक्शन कॉस्ट लगी। अच्छा अब उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। आपने कितनी बार इंस्पेक्ट कराया, और कितना आया जी? ए के लिए 10 बार और बी के लिए 40 बार, टोटल आया 50। आपने इसको कैलकुलेट कर लिया कि एक बार इंस्पेक्ट कराने के 1000 रुपए लगते हैं, $1000 लगते हैं, 1000 पाउंड्स लगते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं ना। मैं हर इनडायरेक्ट कॉस्ट को, हर एक्टिविटी को उसके कॉस्ट ड्राइवर से भाग करके, डिवाइड करके, सेपरेट बेस से डिवाइड करके मैं उसकी सेपरेट कैलकुलेशंस कर रहा हूं। और मैं अभी बताऊंगा कि प्रोडक्ट ए में इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी जानी चाहिए 50,000 में से, और बी में कितनी जानी चाहिए। इसी तरह से मशीन सेटअप की कॉस्ट ए में कितनी जानी चाहिए और मशीन सेटअप की कॉस्ट बी में कितनी जानी चाहिए। बेटे आपको आज से लॉजिकली चलना है, एक्टिविटीज के बेसिस पे चलना है। इसीलिए तो उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कॉस्ट ड्राइवर्स। अब आ जाइए थर्ड में। तीसरा खर्चा क्या है जी? सेकेंडरी पैकिंग का, और 50,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। अच्छा वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी है। प्रोडक्ट ए को 60 डिलीवरी हुई, प्रोडक्ट बी में 40 डिलीवरी हुई, और मैंने क्या किया 50,000 को 100 से भाग किया तो 500 आ गया। आई हैव डिवाइडेड माई सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट विद द कॉस्ट ड्राइवर्स एंड आई हैव कैलकुलेटेड दैट 500 रुपीज
that 500 rupees is cost per activity. बड़ा सिंपल है जी. Total cost of that activity divided by the cost drivers of that activity is equal to cost per activity. सिंपल है, इजी है, मुश्किल नहीं है, लॉजिकल है. अब देखिए मैं कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटे. मैंने यहां पर लिखा प्रोडक्ट ए और यहां लिखा प्रोडक्ट बी और यहां पर लिखा एबीसी. एक बच्चा कहता है एबीसी. बेटे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बातें कर रहे हैं. अच्छा, किसी की भी कॉस्ट निकालनी हो तो हम प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट. अच्छा, प्राइम कॉस्ट तो पता ही है, एक्स वाई जेड है. ए की सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार है बी का. तो मैंने वो तो लिख ही दिया, बट इसके साथ साथ मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड करनी है. और मैंने आपको इस एग्जांपल में 3 तरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है या 3 तरह की एक्टिविटीज दी हुई हैं. और वो एक्टिविटी कुछ अलग परफॉर्म हुई ए के लिए, कुछ परफॉर्म हुई बी के लिए. इसका मतलब मुझे सभी एक्टिविटी का अलग अलग बेस के बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो मैंने मशीन सेटअप अभी बताया आपको, अभी तो बताया बेटे, अभी तो बताया. मान लेते हैं कि आपने मशीन सेटअप 75,000 यहां पर डाला. अब सवाल आता है कैसे डाला. बेटे आपने मशीन सेटअप के लिए, एक सेटअप के लिए 1,000 रुपए की कॉस्ट निकाली. मशीन ए, प्रोडक्ट ए के लिए आपने 75 सेटअप किए तो 75 इंटू 1000 75,000 डलना चाहिए. और आपने प्रोडक्ट बी के लिए 25 बार सेटअप किया तो 25,000 डलना चाहिए प्रोडक्ट नंबर बी में. और प्रोडक्ट नंबर ए में 75,000 डलना चाहिए. 1,00,000 को मैं 75,000 तो यहां डिवाइड करूंगा और 25,000 यहां पे डिवाइड करूंगा बेटे, आराम से. यही तो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. अभी तक हम ऐसा नहीं करते थे. अभी तक क्या करते थे, हम टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कर देते थे. बेटे आप बात समझ रहे हैं ना. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम उस बेस जो अभी तक हम एक कॉमन बेस से सबको गधे घोड़ों को इकट्ठा करते आए. बेटे वैसे गधे और घोड़े एक जैसे दिखते हैं, आपको कभी देखा हो, लेकिन खच्चर अलग होते हैं, गधे अलग होते हैं, घोड़े अलग होते हैं. तो यू हैव टू डिवाइड सेपरेटली. इफ दे आर गधास देन यू हैव टू डू इट एज पर गधास. if the expenses for घोड़ा, for horses, you have to do it for horses. अभी तक कॉमन करते आए, बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है. जैसे मैं आपके सामने अब आया कि इंस्पेक्शन कॉस्ट. बेटे जब आप इंस्पेक्शन कॉस्ट को देखेंगे तो 1,000 रुपए एक यूनिट के लिए, एक इंस्पेक्शन के लिए ए ने 10 बार इंस्पेक्शन की. तो आप चेक करिए मैंने ए के केस में कितने डेबिट किया, 10,000. एंड बी डिड फॉर प्रोडक्ट बी हमने 40 बार इंस्पेक्शन कराया तो बेटे 40,000 आ गया. आई थिंक अब आपको मोटा मोटी बात समझ आ रही है. सेकेंडरी पैकिंग की बात करें तो बेटे एक बार पैक कराया, एक बार डिलीवरी कराई तो 500 रुपए, $500, 500 पाउंड इनकर हुए. आपने प्रोडक्ट ए के लिए 60 बार कराया तो बेटे 30,000 और यहां पर देखा तो 20,000. अब अगर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें प्रोडक्ट ए की तो दैट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आपने जो अभी अपोर्शन किया. बेटे इस सबका टोटल 1,15,000 है. यकीन ना हो तो करके देखो. इसी तरह से प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट विल बी स्टार प्लस डबल स्टार प्लस ट्रिपल स्टार प्लस 85,000. दिस विल बी 85,000. तो अब आप इसके बाद यूनिट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. प्रोडक्ट ए में आपने 15,000 यूनिट्स बनाए तो 1,15,000 अज्यूम करते हैं. इफ आई वांट टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट, this is not total cost per unit, because for total cost I need direct cost and I have not given you any figures, monetary figures for direct cost. I have just represented by x, y, z. So indirect cost per unit will be, that is $7.67 or rupees, and indirect cost per unit for product B will be 17 rupees. अगर आप ऐसे ना कर रहे होते और आप पुराने जमाने से करते, वो गुजरा हुआ जमाना ट्रेडिशनल मेथड से करते, तो आज तक आप यही करते थे बेटे.
टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल कॉमन बेस। टोटल खर्चा था 2 लाख रुपए का। कैसे आया आप चेक करो ना, 1,15,000 प्लस 85 2 लाख रुपए टोटल खर्चा आया। और 20,000 यूनिट्स आपने बनाए। कैसे बनाए? 15,000 ए के बनाए, बी के 5,000 बनाए, 20,000 बनाए। आज तक आप 10 रुपीज डॉलर का कॉस्ट डाल रहे थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन ए एंड बी। आज देखो आप कितना डाल रहे हो बेटे, ए में आना चाहिए 7.67 और बी में आना चाहिए 17। अब ये चेक करो, ऑन दिस बेसिस यू कैन फिक्स द सेलिंग प्राइस। क्या पता आज तक आप लॉस मेकिंग कर रहे हो या प्रॉफिट मेकिंग सोच रहे हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और एक्चुअली वो लॉस आ रहा हो क्योंकि आप एक के हिस्से का खर्चा दूसरे में डाल रहे हो। तो आई थिंक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ज्यादा प्यार से समझना हो तो हम एक ही केस स्टडी को ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीकों से करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा बेटे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अभी थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि मैंने आपको वर्ड यूज किया कॉस्ट पूल, मैंने वर्ड यूज किया एक्टिविटीज, मैंने वर्ड यूज किया कॉस्ट ड्राइवर, मैंने वर्ड यूज किया नंबर ऑफ टास्क। तो सारी बातों को हम लॉजिकली समझेंगे, समझ तो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि बेटे अगर एक बार आप लिख लेंगे ना तो मुझे सच में अच्छा लगेगा। मैंने बड़ी मेहनत से ये सारी चीजें आपके लिए प्रिपेयर की हैं। आप अगर लिखोगे तो बेटा पेपर दे पाओगे अच्छी तरह से, आगे आपकी मर्जी है। आपने पहले 2 पॉइंट्स लिख लिए थे, फिर मैंने केस स्टडी में आ गया था, अपनी स्टोरी में आ गया था, अपनी कहानी में आ गया था। आपने ये फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी लिख लिया है, आपने ये फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी लिख लिया था। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन बी एज पर 2 मेथड्स। वन इज ट्रेडिशनल जिसमें हम एक ही बेस लेते हैं, सेकंड इज मॉडर्न जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड बोलते हैं। उसमें हम हर एक्टिविटी के बेसिस में कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके उसका रेट अलग निकालते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड जब आप एब्जॉर्ब करते हैं, और जब आप एक्टिविटी बेस में आते हैं तो हम एक्टिविटीज के बेसिस में एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आपने ये थर्ड पॉइंट लिखना था बेटे, फिर मैं सीधा स्टोरी पे आ गया था। बेटे 2-3 बातें अगर आप लिख लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपके लिए एक वरदान साबित होगी, आपको नंबर देके जाएगी, पेपर में आना कंपलसरी है। तो थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, एक्टिविटीज किस किस तरह की होती है बेटे? 4 तरह की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज? या तो एक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर यूनिट में कर सकते हो या बैच में कर सकते हो। अच्छा, कई एक्टिविटीज ऐसी होती है जैसे सर्विस डिपार्टमेंट है वो फैसिलिटीज देती है, बनाती बनाती कुछ नहीं, कुछ एक्टिविटीज सपोर्टिंग नेचर की होती है। तो यू शुड नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दे आर। तो आप लिखें एक्टिविटीज कंप्राइजेस ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क और टास्क। परचेज ऑफ मटेरियल इज एन एक्टिविटी। मैं कहता हूं जी मुझे मटेरियल खरीदना है, जैसे आपको वेजिटेबल्स परचेज करने हैं तो ये एक एक्टिविटी है, बट इसमें अलग अलग तरह की टास्क हैं। आप पहले रिक्शा लोगे, वेजिटेबल मार्केट जाओगे, वहाँ पर आप सब लोगों से पूछोगे कि तेरा क्या रेट है, तेरा क्या रेट है, तेरा क्या रेट है, आम कितने के, आम कितने के, प्याज कितने के। उसके बाद आप वहाँ से कलेक्ट करोगे, फिर आप इंस्पेक्ट करोगे, फिर उसके बाद परचेज करोगे, फिर आप रिक्शा में बैठोगे, फिर आप घर में आओगे। इट मीन्स एक एक्टिविटी थी परचेज एक्टिविटी, इसमें कितने सारी नंबर ऑफ टास्क थी। तो ये बात मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप थर्ड पॉइंट में लिखें एक्टिविटी कंप्राइजेस ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क और टास्क। मतलब एक बड़ी सी एक्टिविटी में बड़े छोटे छोटे टास्क होती हैं। जैसे छोले भटूरे बनाने हो तो छोले भटूरे बनाना इज एक्टिविटी, इज एक्टिविटी, बट उसको बनाने में अलग अलग तरह की टास्क हैं। चने हैं, उनको उबालना पड़ता है, मैदा है, उसके बाद प्याज है, चटनी है, नींबू है, हरी मिर्च है। बेटे अलग अलग तरह की टास्क करनी पड़ती हैं। तो मैं कहता हूं बड़ी हो गई बड़ी मछली एक्टिविटी, और उसके अंदर जो छोटी छोटी मछलियां वो टास्क हो गई। एग्जाम्पल जैसे परचेज ऑफ मटेरियल इज एन एक्टिविटी विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टास्क। जैसे परचेज रिक्विजिशन, सबसे पहले हम परचेज को रिक्वायरमेंट, परचेज रिक्विजिशन नोट आता है, जिस डिपार्टमेंट को वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट में नोट भेजता है। फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट उसको एडवर्टाइज करता है कि वी वांट टू परचेज दैट। फिर परचेज ऑर्डर्स आते हैं, फिर हम परचेज ऑर्डर्स के बाद उनको आइडेंटिफाई करते हैं सप्लायर्स कौन से हैं, उसके बाद हम खरीदते हैं, फिर इंस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा एक बड़ी एक्टिविटी हुई, उसके अंदर टास्क हुई, इसको हम जनरली बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है जी। तो अब आपने यहां पर लिखना है फोर्थ पॉइंट। बेटा लिखना है 2-3 पॉइंट्स हैं यार, लिख लोगे तो फायदे में रहोगे। बेटा मेरा क्या जाना, मैं तो लिख ही चुका हूं, मैंने तो जो बनना था बन गया यार, अब आपको बनना है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, यूनिट लेवल एक्टिविटीज,
बैच लेवल एक्टिविटीज, प्रोडक्शन लेवल एक्टिविटीज, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज। यूनिट लेवल एज अ नेम इंडिकेट्स, एक यूनिट के लिए, बैच लेवल एक बैच के लिए, प्रोडक्शन लेवल फॉर प्रोडक्शन, फैसिलिटी लेवल। बेटे 4 तरह की एक्टिविटीज हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्शन लेवल, फैसिलिटी लेवल। बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, बार बार पेपर में आ रही है, तो आपको छोटा सा लिखना है, एक लाइन लिखनी है यूनिट लेवल की, सो दैट आपको याद रहे। यूनिट लेवल मींस आर परफॉर्म्ड फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। हर एक यूनिट, हर एक मोबाइल फोन में हम डब्बा लगाते हैं, उसको पैक करते हैं, उसमें पन्नी डालते हैं प्लास्टिक की, इट इज अ यूनिट लेवल एक्टिविटी। एग्जाम्पल है आवर्स ऑफ वर्क और इंस्पेक्शन। मोबाइल फोन जब रेडी हो जाता है तो उसकी इंस्पेक्शन होती है हर एक यूनिट की, सो दैट इज यूनिट लेवल एक्टिविटी। बैच लेवल occurs each time batch is being produced, मतलब आप झुंड में बनाते हो, गुलाब जामुन झुंड में बनाते हो, है ना, एक एक थोड़ी गुलाब जामुन बनाते हो, झुंड में बनता है, बैच में बनता है, ठीक है जी। तो जैसे मशीन सेटअप, जैसे आपने एक बैच बनाना है तो मशीन सेटअप, उसका एक कॉस्ट हो सकती है बैच लेवल एक्टिविटी, उसकी कॉस्ट है मशीन सेटअप। परचेजिंग एंड शेड्यूलिंग, handling can be a batch level activity. So as a management accountant, you should be aware of what are the different types of activities. I have told you, one is unit level activity, second is batch level activity, third is product sustainable activities. पहले लिखो, to support the production of specific products, to support the production of specific products। जैसे आईफोन बनता है तो बेटे आईफोन का डिज़ाइन, नए सीरीज का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो उस प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं उसका नाम है प्रोडक्ट सस्टेनेबल एक्टिविटीज। लास्ट है जी facility sustainable actities. It means the service departments who are giving services, they are not producing anything, so these are the facility sustainable activities. For example, undertaking to support production in general, warehouse, repair maintenance, security, maintenance, plant management, all this is support level activities. तो बेटे 4 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है जी। कॉस्ट ड्राइवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो लिखें, भाई साहब मैं तो कह चुका हूं, है ना। कॉस्ट ड्राइवर, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एन एक्टिविटी। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मशीन सेटअप का, तो प्रोडक्ट ए में 75 बार सेटअप हुई, 25 बार हुई बी में, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर, जिसकी वजह से कॉस्ट होगी। मशीन सेटअप कॉस्ट एक एक्टिविटी है, बट इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स। तो नंबर ऑफ मशीन सेटअप एक कॉस्ट ड्राइवर है, तो कॉस्ट ड्राइवर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मशीन सेटअप कॉस्ट होगी। तो मैंने यहां पे लिखा प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर 100 मशीन सेटअप्स अज्यूम कर रहे हैं। परचेज ऑफ मटेरियल, it depends upon number of purchase orders, so cost driver will be purchase orders. Material handling, it depends upon number of material requirements. Supervising, number of employees, जितने ज्यादा employees होंगे उतने ज्यादा cost drivers होंगे, उतनी ज्यादा इस एक्टिविटी में कॉस्ट लगेगी। इसी तरह से इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्ट, आपने कितनी बार इंस्पेक्ट कराया और कितनी बार आपने टेस्ट किया। मोटा मोटी आपको लॉजिकली मैं बताना चाह रहा था। अब बस लास्ट में बेटे 2 बातें बतानी है और मेरा काम खत्म है। बेटे 2 बातें बतानी है, मुझे पता है थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए एक्टिविटीज को हम 2 कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और एक होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। बट अब वैल्यू एडेड क्या होती हैं? जिस एक्टिविटी को करने से उस प्रोडक्ट की वैल्यू में बदलाव आ जाए, जिसकी रूपरेखा उसके बाद बदल जाए, जो उस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं, जो दिखती भी हैं, जिसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, ऐसी एक्टिविटी का नाम है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू एडेड हो जाए, इट इज नेम्ड एज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। अच्छा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम नहीं भी करते तो उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, हाँ सपोर्ट के लिए है ना, तो उसको बोलते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज।
तो अभी आपके एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया टाइप ऑफ एक्टिविटीज होगी, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी, एंड लास्ट में आपको मैंने बताया सपोर्ट एक्टिविटीज, फैसिलिटी एक्टिविटीज। अब मैं ये भी कह सकता हूं आई कैन ऑल्सो डिवाइड एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो प्रोडक्ट को हिला के रख दे, जो उसको चेंज कर दे, जो उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, जो कंपल्सरी हो, जिससे आप देख पाएं। तो लिखें एन एक्टिविटी इज वैल्यू एडेड इफ इट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। पहला, कस्टमर इज विलिंग टू पे। भाई कस्टमर किस बात के पैसे दे रहा है? उस वैल्यू एडेड के पैसे दे रहा है। इट मीन्स दैट एक्टिविटी विल बी अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। द एक्टिविटी मस्ट चेंज द प्रोडक्ट, मेकिंग इट एंड प्रोडक्ट। मतलब उस एक्टिविटी से उस प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाए, फिनिश प्रोडक्ट अलग ढंग का दिखने लग जाए एज कंपेयर टू पहले वाले से। तो मैं कहता हूं ऐसी एक्टिविटीज को हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। ठीक है जी, अब आप आ जाइए, एग्जांपल लिखिए। वैल्यू एडेड का मतलब है जैसे डिजाइन कर रहे हैं आप किसी प्रोडक्ट को, आई सीरीज के फोन्स लेकर आ रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग, इट इज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी, क्योंकि उससे रूप रेप चेंज हो जाएगा एंड कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट। मशीन सेटअप, बेटा इट इज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी, क्योंकि मशीन सेटअप से प्रोडक्शन होगी और प्रोडक्शन होगी तो आप आगे काम करेंगे। मशीनिंग, असेंबलिंग, पेंटिंग, पैकेजिंग, all of these are named as value added activities। रटना कुछ नहीं है यार, आप खुद बताओ, बड़े सारे काम होते हैं आप लाइफ में करते हो सुबह से लेकर रात तक। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो वैल्यू एडेड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कुछ किया ही नहीं जबकि सारा दिन निकल गया, दोज आर नेम्ड एज नॉन वैल्यू एडेड। तो इसी तरह से फॉर अ प्रोडक्शन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इनडायरेक्ट कॉस्ट, देयर आर सम एक्टिविटीज विच एनहेंस द वैल्यू, और कुछ जो एनहेंस नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? नॉन वैल्यू एडेड। डिफरेंस आया हुआ है एमसीक्यू में। ठीक है जी, तो आप लिखें दीज एक्टिविटीज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू फॉर कस्टमर्स। मतलब वो एक्टिविटी नहीं भी करेंगे तो कस्टमर फिर भी खुश है, राजी है, उसको कोई टेंशन की बात नहीं है। इट मीन्स वो बैकएंड में चलती हैं, कई बार वो वेस्ट होती हैं, कई बार सपोर्ट के लिए होती हैं, उसको हम देख लेंगे। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक बच्चा लिख नहीं रहा, दूसरे ने क्लास ही बंद कर दी, वो बेवकूफ है, उसको दोबारा करनी पड़ेगी बेटे, क्योंकि आने वाले 2-3 मिनट ही तो रह गए। बड़े इंपॉर्टेंट है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को मैं कह रहा हूं वेस्ट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं और बिजनेस वैल्यू एडेड एक्टिविटीज भी हो सकती है। नो डाउट इससे कोई कस्टमर को फर्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ अगर आप वो एक्टिविटी करते हो तो उससे बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। आप बात समझ रहे हैं? कई बार आपके गेस्चर्स, कई बार आपकी बातें, आपकी रिकॉग्निशन आपकी बातों को प्रूव कर देती हैं, तो आप उन एक्टिविटीज को बोलते हैं नॉन वैल्यू एडेड। जैसे वेस्ट वाली एक्टिविटीज क्या हुई? कंज्यूम द रिसोर्सेज बट डज नॉट इंक्रीज वर्थ। वो एक्टिविटीज वेस्ट होती है। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको ट्राई करना चाहिए कि इफ दैट एक्टिविटी इज अ वेस्ट एक्टिविटी, माय रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड, देन वेदर इट कैन बी, क्या उसको हम इग्नोर कर सकते हैं? अननेसेसरी फ्रॉम कस्टमर पॉइंट कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड विदाउट अफेक्टिंग वर्थ ऑफ यूजफुलनेस। एफर्ट शुड बी टू मेक और एलिमिनेट दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। लिखोगे बेटे, लिखोगे। मेरे को मालूम है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बेटे क्या आपकी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मैंने आपको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में वेस्ट एक्टिविटीज को लिखने को बोला है। इसके बाद हम आ गए बिजनेस वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो बिजनेस वैल्यू ऐड करती हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, अकाउंट्स का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को डायरेक्ट रिलेट नहीं हो रहा बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस वैल्यू एडेड। ठीक है जी, तो एचआर फंक्शन, accounting function, these are essential activities. It means business value added activities. No doubt they are non value added activities, but they are very important for the business. चलिए सर, लास्ट पॉइंट वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, आपको मैंने प्रैक्टिकल केस स्टडी में ये स्टेप्स करके दिखा दिए। स्टेप्स इन
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस इनडायरेक्ट कॉस्ट की एक्टिविटी को देखेंगे, उस कॉस्ट ड्राइवर को देखेंगे और उस कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस में पर एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने किया मशीन सेटअप में, इंस्पेक्शन में, सेकेंडरी पैकिंग में। तो मैंने लिखा जी स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स आपने ऑलरेडी कर लिया है। जैसे सेटअप कॉस्ट इज एक्टिविटी और उसके नंबर ऑफ सेटअप्स इज कॉस्ट ड्राइवर्स, हमने डिवाइड किया, फिर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की कैलकुलेशन की। स्टेप नंबर 3, अब्सॉर्बिंग द फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ ईच एलोकेशन बेसिस। बेटा ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इट मींस हम जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक्टिविटी के लिए निकाल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातें मेरी लॉजिकली समझ आई होंगी। बट बड़ी मेहनत की मैंने आज के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं भूपेश आनंद आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।